हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे और इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए और अपने खुद के हैंडमेड नोट्स बनाइए। कहीं से पीडीएफ या इसकी इंतजार में मत रहा करिए। अपने खुद के जितने अच्छे नोट्स आप बनाएंगे वही सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए। मेरा नाम है अजीत सिंह और ये है आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो हेडिंग लगा लीजिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए बेसिकली हमारे पास में 5 टाइप की जो है हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहला टाइप होता है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप होता है यहाँ पर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट वन होता है हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसको हम बेसिकली कहते हैं, अगर ये एक रिएक्शन हमारी एक ये रिएक्शन अगर एक साथ हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए हमने क्या करा, यहाँ से रिडक्शन से तो री उठा लिया, ऑक्सीडेशन से इसका ऑक्स उठा लिया, तो यहाँ से हमारी क्या बन गई रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी चलिए एक एक करके हम लोग टाइप को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से उतार लीजिए। देखिए सबसे पहला टाइप कौन सा हमारा, सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर जो है पिज्जा विज़ा की शॉप में जाते हैं तो कॉम्बो ढूंढते हैं। कॉम्बो मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ 2 या 3 चीजें एक साथ इकट्ठी होकर मिल जाए और वो एक ही चीज में, यानी कि हमारे एक ही प्राइस के अंदर वो सारी चीजें इकट्ठी होकर आ जाए। तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में भी काम होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम या एलिमेंट या कंपाउंड जब आपस में कंबाइन होते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू कंपाउंड बनाकर तैयार करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। व्हेन द टू और मोर एलिमेंट combine together to form a single compound is known as combination reaction। जब 2 या 2 से ज्यादा हमारे क्या हो जाते हैं, जो एलिमेंट है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले अब ये जल्दी से इरेज कर देता हूं मैं इसको, आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए। तो 1 2 3 4 5 आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसको कि इसकी हमारे पास में इक्वेशन क्या होगी। देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को, ये क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ में, तो हमारे पास में क्या बन के आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमारे साथ में क्या बन के आएगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारी हीट यहाँ से क्या होगी हमारी रिलीज होगी। तो आपने क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ में रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट मिली। कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम और होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। पेपर में कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्विक लाइम। ऐसी पेपर में एक और आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये बनाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ढेर सारी इसमें से हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा जनरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं वॉल पुट्टी वगैरह बनाने के लिए। तो
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर वॉल पुट्टी। तो हमारे घरों में जो वॉल पुट्टी वगैरह होती है, इसको बनाने के लिए, इसको जब हम घर में आने तो शाइनिंग सरफेस हमें चाहिए होती है, तो उस केस में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके आते हैं, ठीक है। और पीओपी भी इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हमें बहुत ही क्लीन और साफ सुथरी अपनी दीवार चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेके आए। इसके लिए आप क्या करेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, जो कि एयर में प्रेजेंस होती है, 2 या 3 दिन के अंदर ये काफी स्ट्रांग हो जाती है, एक मोटी लेयर बना लेती है और साथ में क्या करती है, बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है। देखिए हम रिएक्शन से समझाते हैं इसको कि कैल्शियम, आपने क्या करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया कार्बन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां मिल रही है हमें, एयर के अंदर। जब ये इसके साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब ये बनाती है तो इसके साथ क्या होता है, एक लेयर ये डिपॉजिट कर लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या कर लेती है, एक लेयर को डिपॉजिट कर लेती है और साथ में क्या होता है, इसमें वाटर रिलीज हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की ये लेयर है, ये कैसी बन जाती है, एकदम स्टिक, यहाँ ये कह सकते हैं एक थिन लेयर बनाती है, ये थिन लेयर बनाती है विद शाइनी सरफेस, एक थिन लेयर बना लेती है कैल्शियम कार्बोनेट। जिस तरीके से हमारे पास में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम था क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम था स्लेग लाइम, इसी तरीके से हमारे पास में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन, इसका भी एक नाम होता है, क्या होता है, लाइम स्टोन। तो देखिए पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, 1 नंबर में बड़े आराम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए स्लेग लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, या क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, या हमसे पूछेंगे लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप याद रखना ये तीनों चीजें कि आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो आपको कहते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग कहते हैं स्लेग लाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग क्या कहते हो, लाइम स्टोन। और इसका इस्तेमाल कहाँ का चला जा रहा है हमारा, वो दीवार को पुट्टी करने के लिए, दीवार को व्हाइटनेस देने के लिए, ताकि दीवार बहुत अच्छे से चमके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेते हैं। वो बनती कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकेंड रिएक्शन बताते हैं। आई होप सो आपने उतार लिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकंपोज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्ड से ज्यादा क्लियर हो जाए तो अच्छा होता है। डीकंपोज, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, बनाना, और डीकंपोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, बिगाड़ना। यानी कि आपको क्या करना है, उस चीज को बिगाड़ना। बिगाड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रेक करना है। कि कोई भी चीज जब हमारी क्या होती है, सिंगल कंपाउंड से हमारी 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जब कोई चीज ब्रेक होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर अपना जो है डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके बारे में डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स और split into 2 or more elements or compound is known as decomposition reaction। अब देखिए decomposition reaction, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। मैंने क्या करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, दिस ट्रायंगल सिंबल इज कॉल्ड द हीट सिंबल। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, इसको सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि टेम्परेचर दे दिया हमने। तो टेम्परेचर का सिंबल होता है हमारा ये डेल्टा टाइप का सिंबल, इसको डेल्टा बोलते हैं, या आप ट्रायंगल भी सिंपल भाषा में बोल सकते हो। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या था, ये क्विक लाइम, और ये हमारे वाटर। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए ये एक सिंगल कंपाउंड था हमारे पास में, और ये ब्रेक कितने में हुआ, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड, यानी 2 कंपाउंड में ये ब्रेक हो गया। तो जब भी कोई सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड में ब्रेक होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कई टाइप की होती है।
सबसे पहला टाइप होता है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, देखिए थर्मल से ही हमें समझ में आता है कि बात होने वाली है टेम्परेचर की, यानी कि हीट की बात करने वाले हैं हम लोग। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि द एलिमेंट और कंपाउंड ब्रेक बाय द हीट और द एनर्जी। जब हमने कुछ एनर्जी दी, कुछ हीट दी उस चीज को, तो हमारी क्या हुई, कोई चीज ब्रेक हो गई। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को हम लोग जब हीट अप करते हैं, यानी कि उसको हीट देते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल ब्रेक होने लगते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और OH में हमारे जो है डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो भी रिएक्शन क्या होता है, हीट देने की वजह से क्या हो जाए, अपने मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दे, तोड़ दे, दो या दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। किसकी वजह से हुआ, थर्मल की वजह से। तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्या हो जाएगा, द कंपाउंड और द रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू heat is called thermal decomposition। थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे इसमें देखिए हमारा फूड, हम लोग जो डाइजेशन प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस भी इसी का ही हिस्सा होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद में हमारे शरीर के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन जाती है, तो हमारे शरीर में जाने के बाद में स्टमक के अंदर क्या होता है, एक बर्निंग प्रोसेस होती है। उस बर्निंग प्रोसेस की वजह से हमारा फूड ब्रेक होता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल। लाइक आपने क्या करा, कार्बन को जलाया। जब कार्बन को आप लोग क्या करते हो, जलाते हो, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में जलाते हो, तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हीट को रिलीज आपकी क्या करता है, यहाँ से बहुत सारी हीट रिलीज करता है, और साथ में क्या होता है, बहुत सारा ऐश प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जब भी चीज आप क्या करोगे, कार्बन का मतलब क्या हो गया, आपने पेड़ जला दिए, कागज जला दिए। ठीक है, कोई भी लकड़ी का सामान अगर आप जलाते हो या किसी भी आप कागज वगैरह को जलाते हो, तो यहाँ सबसे हमारे पास में क्या है कि जलने के बाद हमें ऐश और हमें जो है बहुत सारी हीट एनर्जी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हमारा टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, कि हमने क्या करा, कार्बन को बर्न करा, और बर्न करने के बाद में हमारे पास में क्या आई कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी क्या हुई, एयर निकली, यानी कि यहाँ पे बहुत ही जहरीली गैस रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी हीट निकली, बहुत सारी ऐश निकली। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन के आगे के टाइप पढ़ते हैं, आप इसको कंटिन्यू रखिए। आई होप सो आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। तो आगे देखिए, इसमें अगला बात करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन के भी दो टाइप होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है उसके भी दो टाइप होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कौन कौन से वो दो टाइप होते हैं, देखिए सबसे पहला होता है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा टाइप होता है इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन के अंदर हीट बाहर निकले, यानी कि आपने कुछ भी काम करा और उसमें से क्या हो रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करी या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करी जिसमें से हीट बाहर निकल रही है, जिसमें से हीट बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो EX इसको पकड़ लीजिए आप, यहाँ पर EX का मतलब क्या होता है, एग्जिट। हम ये उसको क्या कहते हैं, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, यानी कि हीट का बाहर निकलना। हीट का बाहर निकलना हमारा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास में, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें EN को पकड़ लीजिए। EN मतलब होता है एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है, अंदर आना, यानी कि हीट का एब्सॉर्ब करना हमारा क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कराता है। तो क्या डेफिनेशन याद रखेंगे आप कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज आउटसाइड इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारी हीट क्या हो रही है, बाहर रिलीज हो रही है, कोई भी बर्निंग सेंसेशन या कह सकते हैं आपके एक तरीके से
कि कोई भी बर्निंग जो इक्वेशन होती है या कोई भी बर्निंग आपकी इवेंट होती है, उन सब में हमारे पास में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे हमारे पास में बर्निंग रिएक्शन पे हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए बर्निंग प्रोसेस। क्यों? जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जब जाती है तो लंग से होते हुए हमारे कहां आते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर आती है। इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फूड होता है और वहां पर क्या होता है, फूड को बर्न करती है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अदरवाइज हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है, हमारे शरीर, यानी कि कुछ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ना, अगर कुछ जलेगा ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इनकी चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन it is the reaction in which heat released outside। क्या हो रही है, हीट बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। तो रेस्पिरेशन इसका एग्जांपल हमने क्या लिया, रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा एग्जांपल इसका, डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल when they are decay। हमने देखा है कि जब हमारे क्या होते हैं, सब्जी या हमारे फल फ्रूट जो है सड़ना शुरू हो जाते हैं तो उसमें से एक स्मेल आना शुरू हो जाती है और वो स्मेल हमें लगती है बदबू जैसी। तो कभी उसको फील करके देखना आप, उसको आप, बदबू तो लगेगी, साथ में आपको ऐसा लगेगा कि माहौल में थोड़ी सी गर्मी सी हो गई है। वो गर्मी कहां से आई, जब वो डिकम्पोज हो रहा, सड़ने लगेगा तो वहां पे क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया वहां पर आ जाएंगे और वो बैक्टीरिया उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे और ज्यादा डिवाइड करना, यानी कि उसे बाइट करना शुरू कर देंगे और उसके सड़ने की केमिकल प्रोसेस के दौरान ही उसमें से क्या होगी, बहुत सारी हीट भी रिलीज होगी। इसी रिएक्शन को हमने डिकम्पोजिशन का, और यही हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट टाइप के यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एंडोथर्मिक में क्या होता है, इट इज द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मोलिक्यूल और कंपाउंड। कि यहां पर क्या हो रही है, हमारी हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, EN मतलब एंटर, उसमें एंटर हो रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसके लिए एग्जांपल की हम लोग बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। क्या रिएक्शन होती है हमारे पास में, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या प्रोवाइड कराती है हमारे पास में, सबसे पहले C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस, अब देखिए यहां से क्या क्या चीजें निकली है हमारे पास में, जो चीज आई है साथ में वाटर। तो देखिए इसको जो आगे वाला पार्ट है C6H12O6, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। हमारे पास यहां पर ये क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन और ये कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो देखिए हमारे पास में क्या होता है कि जब हमारे पास जो प्लांट होते हैं, हम लोगों ने सभी ने देखा है कि भैया जो प्लांट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं जो हमारी फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से लेते हैं, जाइलम फ्लोएम की हेल्प से मिनरल वाटर जितना भी मटेरियल लेना चाहिए होता है वो जाइलम की हेल्प से सारा यहाँ पर आ जाता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये फूड को
जनरेट कर पाते हैं, फूड को बना पाते हैं, ठीक है ना। तो अगर सनलाइट की प्रोसेस, जिस दिन सूरज सही से नहीं निकलता उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। उसके स्लो होने की वजह से हमारी जो है इनकी रिएक्टिविटी रुक जाती है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग की जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है, दूसरा टाइप फोटोलाइसिस। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। और लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस मतलब उसको एनालाइज करना, यानी कि उसको रिएक्ट कराना, ठीक है ना। फोटोलाइसिस यानी कि फोटो की वजह से किसी चीज में काम होना, किसी चीज में चेंजेस आना, हमारा फोटोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। फोटोलाइसिस प्रोसेस के लिए हमारे पास में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि हमने क्या करा, हमने लिया सिल्वर क्लोराइड और उसको हीट की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हमने क्या करा, हीट करना शुरू करा। तो जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, प्रेजेंस में आता है, तो वो सिल्वर अलग कर देता है और उसमें से क्लोराइड अलग हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड जैसे ही क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में आता है, तो वो क्या होता है हमारे पास में कि सिल्वर को अलग कर देता है, क्लोराइड को अलग कर देता है। देख लीजिए पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए हमारे पास क्या रिएक्शन होती है कि हमने क्या करा, हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करा। हीट करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड हमारा अलग हो जाएगा। और सिल्वर ब्रोमाइड की इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यानी कि जो भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचती है वो किसकी वजह से खींचती है, सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को हम लोग खींचते हैं, ठीक है। अब इसको क्या है, बैलेंस करने के लिए आप लोग यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसकी रिएक्शन होती है। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना। जब हम किसी चीज को जैसे हटाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेस करना। इसी तरीके से केमिकल के अंदर क्या होता है हमारे पास में कि कुछ केमिकल जो होते हैं हमारे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कि उन्हें थोड़ा सा मौका मिला और उन्होंने क्या करा, जो कम रिएक्टिव होते हैं उनको हटा देते हैं और उनकी जगह पर जाके खुद बैठ जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान के चलिए कि द ग्रेट खली है और उनके पास में मान लो जॉनी लीवर को हम खड़ा कर दें, तो ग्रेट खली जॉनी लीवर से जब फाइट करेगा तो क्या होगा, वो जॉनी लीवर को बड़े आराम से एक घुसा मारेगा और उसको वहां से रिप्लेस कर देगा। अगर उसे वहां पर बैठना होगा उसकी चेयर पे, मान लो जॉनी लीवर किसी चेयर पे बैठा था, तो उसकी जब चेयर पे उसे बैठना होगा तो वो क्या करेगा, उसको एक पंच मारेगा और वो वहां से हट जाएगा, क्योंकि जो द खली है उसकी पावर बहुत ज्यादा है, उसके पास में ताकत बहुत ज्यादा है और जॉनी लीवर के पास इतनी ज्यादा है नहीं, तो इसलिए वो आराम से उसको रिप्लेस कर पाएगा। इसी तरीके से केमिकल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी पावर बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको इजीली वहां से हटा देते हैं। हम इसको डेफिनेशन समझते हैं। तो क्या होता है हमारे पास में, द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है एक जिंक प्लस उसकी रिएक्शन कराई हमने कॉपर सल्फेट के साथ में। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार, आप रिएक्टिविटी सीरीज से कह सकते हैं या ये कह सकते हो कि पीरियोडिक टेबल के अनुसार जो कॉपर होता है वो हमारा जिंक के बाद में आता है, ठीक है ना। सॉरी, जो कॉपर होता है हमारा वो जिंक से पहले आ जाता है, ठीक है। तो जिंक की क्या होती है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है और जो हमारा कॉपर होता है वो लो रिएक्टिव होता है। तो क्या करेगा, जो हमारा जिंक है वो कॉपर को यहां से करेगा रिप्लेस और खुद जाके उसकी जगह बैठ जाएगा और बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस प्रोसेस को देखो, ये जो प्रोसेस हम लोगों ने बनाई है, इस रिएक्शन को हम लोग कभी कभार करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों को मान लो कहीं पर कॉपर सल्फेट एक साथ मिल गया, तो कॉपर सल्फेट को मैं चाहता हूं कॉपर को सेपरेट करा जाए, तो मैं उसमें कुछ जिंक की मात्रा डाल दूंगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर को वहां से रिप्लेस कर देगा और हमारे को कॉपर अलग से आराम से एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगी। तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन के अंदर भी काफी इस्तेमाल करते हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें लो रिएक्टिव एलिमेंट को हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है। ठीक है, तो अगली हमारे पास में आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब देखिए यहां पर वर्ड आ गया डबल, यानी डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन डबल का मतलब क्या हो गया कि अब रिएक्टेंस जो है हमारे पास में, या हम लोग कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट है वो दोनों के दोनों सेम पावर के हैं। मान के चलिए मैं हूं और मेरे जैसा ही कोई दूसरा बंदा आके खड़ा हो जाए, सेम मेरे जैसी हाइट का, सेम मेरे जैसे वेट का, सेम मेरी जैसी पावर का, तो हम लोग जब आपस में एक दूसरे के से लड़ाई करेंगे, मान लो मेरे को यहाँ खड़ा होना है, वो कह रहा है मैं यहाँ पर खड़ा होऊंगा, तो उस केस में क्या होगा कि वो मुझे पुश करेगा और मैं उससे पुश करूंगा, और दोनों एक ही जगह पर क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी भी एनर्जी उतनी है और मेरे पास भी एनर्जी उतनी ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खड़े होकर लेक्चर एक ही इंसान बना सकता है एक टाइम पे, तो उससे हम लोग कहेंगे कि भाई तू रुक जा, पहले मैं बना लेता हूं, उसके बाद में थोड़ी देर बाद तू आके बना लियो। तो यहाँ पर दोनों लोग आराम से काम कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी क्या होता है कि दोनों अपनी जगह को, अपनी पोजिशनों को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आराम से वो दोनों अपनी अपनी रिएक्शन बना पाते हैं। यानी कि दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होगा कि दोनों डिस्प्लेस होना, कि दोनों के दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच both the elements displace or rearrange their position ठीक है, दोनों अपनी क्या करेंगे, पोजीशन को रीअरेंज कर देंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया, सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराया हमने बेरियम क्लोराइड से। तो यहां पर क्या है, सोडियम और बेरियम दोनों के आउटर ऑर्बिट में एक ही जो है हमारे पास में क्या बचता है, आयन बचता है, या कह सकते हो एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। तो दोनों का आउटर ऑर्बिट एकदम सेम है। एकदम सेम होने की वजह से ये क्या करेगा, सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा और बेरियम इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहां बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो दोनों की रिएक्टिविटी ये कैसे पता लगी हमें, देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सीखने के लिए सबसे पहले आपको मिनिमम 30 एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल के याद करने पड़ेंगे। अगर आपको वो समझ में आ गया कि 30 एलिमेंट, उनके क्या याद कर लो आप लोग, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अगर आपको वो समझ में आ गया तो समझ लो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई। केमिस्ट्री डिपेंड करती है इन्हीं चीज के ऊपर कि आपके एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास उसका क्या है, इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है ये चीज। ठीक है, तो कैसे डिपेंड करती है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कॉन्फ़िगरेशन बनानी आ जाएगी। अब कॉन्फ़िगरेशन से कुछ 9th क्लास की बातें याद आ रही हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ याद आ रहा है, ऑर्बिट के अंदर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर 18 और चौथे के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। तो जितनी वैलेंसी उसकी आउटर मोस्ट सेल में बनती है, उसी के बेस पर हमारी रिएक्शन डिपेंड करती है कि वैलेंसी उसकी कितनी है। सारा खेल वैलेंसी का ही है और हम लोग यही नहीं समझ पाते, इसलिए हमें केमिस्ट्री नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें भी बिल्कुल यही बात थी कि सोडियम के अंदर यहाँ पर देखिए Na2 है, लेकिन यहाँ पर Ba। अब ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, इसके आउटर ऑर्बिट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर ऑर्बिट में कितना सा होता है, सोडियम के में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है, इसलिए Na2 लिया यहाँ पर कि 2 बराबर, क्योंकि ये रिएक्ट जब ही इसको रिप्लेस कर पाएगा जब दोनों बराबर होंगे। अगर एक होगा तो कभी भी ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो सोडियम ने क्या करा, बैरियम को करा यहाँ से रिप्लेस, बैरियम आके जुड़ गया सल्फेट के साथ में तो बनाया बैरियम सल्फेट, और सोडियम आके जुड़ गया हमारा किसके साथ में, क्लोराइड के साथ बनाया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे और हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन हो जाएगी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। एक लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसको भी हम करते हैं और जल्दी से अपने चैप्टर को आज क्लोज करते हैं। आई होप सो आप सभी लोगों ने इसे उतार लिया होगा। तो आगे देखिए लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का। इसके बाद में जो कोरोजन और रेंसिडिटी का जो टॉपिक था, इस बार वो डिलीट कर दिया गया इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर से, क्योंकि देखिए कोरोजन का टॉपिक हम लोग थर्ड चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है
मेटल एंड नॉन मेटल का, उसके अंदर कोरोजन का टॉपिक दे रखा है तो उसको दोबारा पढ़ेंगे। रेंसिडिटी के टॉपिक की हम लोगों को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए शायद सीबीएसई ने इस बार हटा दिया इसको। तो चलिए अगला टॉपिक आप डाल लीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें क्या हो, ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लूज हो, यानी कि हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। हमारे पास जैसे कार्बन है और कार्बन को हमने क्या करा, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। तो कार्बन ने क्या करा कि जब इससे रिएक्ट करा तो इसने बना लिया कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहां से एयर बना कर। तो ये बन गया हमारा क्या, कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड जो होती है वो हमारी इट इज ए डेंजरस गैस, डेंजरस पॉइजनस गैस, काफी पॉइजनस होती है, जहरीला धुआं होता है एक तरीके से। अगर इसके कांटेक्ट में हम लोग आ गए तो कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे इसके कांटेक्ट में आके, क्योंकि बहुत पॉइजनस होती है ये, बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है ये, तो काफी डेंजरस होती है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास में कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे हमारी रिएक्शन हुई तो हमारे पास में क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन का हमें क्या हो गया, गेन हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, पहली कंडीशन हो गई गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। और देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ था, हाइड्रोजन को क्या कर दिया इसने, लूज कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा है हमारे पास में रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इट इज द रिएक्शन, या सिंपल वर्ड में बोल देते हैं गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी कि ये कैसे होगा। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास में, कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या करा, हाइड्रोजन के साथ कराया रिएक्ट। तो हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इससे एक हाइड्रोजन लेकर क्या करेगा, इसको यहाँ तो ये कर लीजिए कि ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन का लूज कर देगा। तो कॉपर को हटाया यहाँ पर से इसने, ऑक्सीजन को हटाया, ऑक्सीजन कहाँ जाके जुड़ गया, H2O के साथ में। तो देखिए यहाँ से तो क्या हो गया, लूज हो गया ना हमारा, ऑक्सीजन का लूज हुआ, मतलब यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर देखिए गेनिंग हो गया, इसके अंदर क्या हुआ, गेन हुआ, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन कर गया। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है जिसमें तो हमारा ऑक्सीजन का लूज हो गया, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी तो हाइड्रोजन का यहाँ से गेन हो जाए या ऑक्सीजन का लूज हो जाए। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कह लो या गेन ऑफ हाइड्रोजन कह लो, दोनों ही बात बराबर है। तो हमारे पास में क्या हो गया कि हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होगा, लूज कर गया, ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल गया। अब ऑक्सीजन निकल गया तो ऐसी रिएक्शन को हमने क्या कहा, रिडक्शन रिएक्शन। पहले हाइड्रोजन के पास में कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इसके पास में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन मिल गया, तो इसके पास रिएक्शन कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ मिलती है तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए यही पूरे चैप्टर के अंदर हमारे को पढ़ना था, सारा का सारा हमने सारी टाइप्स पढ़ लिए कि कौन कौन से टाइप्स की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे के अपनी जो है बैलेंसिंग की जो है इक्वेशन जो हमने पीछे चैप्टर में समझाई, पीछे जो लेक्चर हमारे हुए हैं उसके अंदर हमने समझाई है, तो बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा है। वहां पर जाइए, उसको दोबारा एक बार देखिए, लेक्चर्स को अच्छे से डील करिए, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को माधव कृष्णा क्लासेस को अपने दोस्तों में, अपने जो है जितने भी आपके क्लासमेट हैं सब में आप शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इसी तरीके से अच्छी वीडियोस अच्छी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।